कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नए सरकारी टीचर्स की भर्ती जल्दी से जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। मैंने अभी सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को जवाब लिखा कि मैंने कहा भैया पहले तो ये बताओ कि जितने वर्तमान सरकारी स्कूल चल रहे हैं वो कितने अच्छे चल रहे हैं। तो इसलिए पहली आवश्यकता है कि पहले जो वर्तमान में सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनको सुधारा जाए। और मैं ये कोई नाराज होकर नहीं कह रहा हूं, मैं जब भी कोई समस्या उठाता हूं तो उस समस्या का संपूर्ण विश्लेषण करता हूं। और देखिए आज इसीलिए मैंने हेडिंग डाली है, हमारा शिक्षा तंत्र विश्लेषण समस्या से समाधान तक। तो पूरा जो समस्या है पहले हम समस्या को समझें कि वास्तव में ये प्रॉब्लम है क्या हमारे शिक्षा तंत्र की और इसका समाधान क्या हो सकता है। क्यों इस दिक्कत ये है कि वर्तमान में स्थिति ये है कि जितने सरकारी टीचर भी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। अब भैया हमारे और आपके टैक्स के पैसे से कब तक ऐसे स्कूल चलते रहेंगे जिसमें केवल हम इनपुट करते जा रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से मोटी मोटी तनख्वाहें दी जा रही हैं और उन स्कूलों के टीचर तक अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाना नहीं चाहते, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो भैया इनपुट करते जाओ और आउटपुट जीरो। तो भैया ऐसी इफिशियंसी वाला कोई सिस्टम कैसे चल सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है ना, किसी चीज की, मान लो एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है और कपड़ा बना के थान पे थान आप लगाए हुए हैं और स्थिति यह है कि मार्केट में आपका कपड़ा चलता नहीं है, मार्केट में जाता है वापस आ जाता है, मतलब आप स्वयं उस कपड़े की जो है सिला के पैंट और शर्ट पहनना नहीं चाहते। तो आप ये बताइए कि आपकी फैक्ट्री में क्या आप नए इंप्लॉइज, नई भर्तियां आप करेंगे या कब तक आप अपनी इस फैक्ट्री को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना, बंद कर देंगे ना। तो आप इसी तरीके से इन सरकारी स्कूलों में नई भर्तियां यदि कराना चाहते हैं तो मैं बहुत ही पॉजिटिवली ये कह रहा हूं, सबसे पहले इस बात पे चिंतन और मनन किया जाए, इस बात पे सोचा जाए कि ये सरकारी स्कूल ठीक कैसे हो सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ठीक नहीं हो सकते, ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें पहले उस पे काम करना पड़ेगा, हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। पहले ये सिस्टम ठीक हो और अगर ये सिस्टम ठीक है तो उसके बाद और भर्तियां कराइए। भैया अब बाहर का उदाहरण देख लीजिए, आप अमेरिका का ले लीजिए, आप फ्रांस के ले लीजिए, आप किसी भी दूसरी बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप भी डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हैं कि हम भी एक विकसित देश कहलाएं, तो भैया आपको ये भी तो देखना होगा वहां पे जो सरकारी स्कूल होते हैं वहीं पे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और इवन ये होता है कि अगर आप जहां पे रह रहे हैं उसी ब्लॉक का एक सरकारी स्कूल होगा और आप अपने बच्चे को उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते हैं, है ना। ये नहीं होता है कि आप रहते हो यहां पे और अपने बच्चे को 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर आप किसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम भी ये कर सकते हैं, हमारे यहाँ के भी सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं। और अगर सरकारी स्कूल ठीक हो जाते हैं तो इसके बाद तो ये बहुत अच्छी बात है, और भर्तियां कराइए, बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं उसमें एम्प्लॉयड हो और वो अच्छे से काम करें और सिस्टम अच्छा हो, लोग भी खुश, भाई लोग भी खुश, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कम पैसे में पढ़ रहे हैं, सरकार उनका ध्यान रख रही है और जो हमारे यहाँ के युवा हैं उनको भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये एक तो बहुत ही अच्छी विन विन सिचुएशन। लेकिन भैया ये एक तरफा नहीं होना चाहिए कि सरकारी स्कूल तो चल रहे हैं लेकिन सरकारी टीचर तक अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है, तो ऐसे सिस्टम का क्या फायदा है। तो इसलिए इस पे हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। एक दिन मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये बात लिखी कि मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं कि हमारा शिक्षा तंत्र कैसे सुधरे, आप अपनी राय लिखिए। तो भैया राय तो बाद में आई, पहले जो है टांग खिंचाई करने वाले लोग सामने आ गए। एक भाई साहब सामने आए, सपाई, अखिलेश यादव जी के समर्थक। उन्होंने कहा कि उमेंद्र जी आज आप शिक्षा तंत्र को सुधारने की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव चल रहे थे तो आप योगी जी और मोदी जी के समर्थन में वीडियोस बना रहे थे, तो मतलब उस समय हम लोगों ने कहा था कि सरकार बदल दो, लेकिन आप माने नहीं, आप उस समय तो योगी जी के साथ लगे थे और आज आप कह रहे हैं शिक्षा तंत्र खराब है, इसको सुधारना चाहिए। मैंने उनसे एक सीधा सा प्रश्न किया, मैंने कहा भैया ठीक है आपकी बात सुन ली, ये बताइए ये योगी जी के पहले अखिलेश यादव जी ही तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे, जरा याद करिए वो 5 साल का समय या उसके पहले जो मायावती जी का समय रहा या उसके पहले मुलायम सिंह जी का समय रहा, वो सारा जो कुछ भी समय रहा उस पूरे समय में क्या ये सरकारी स्कूल बहुत अच्छे चलते थे? क्या ये सरकारी स्कूल अखिलेश यादव जी के समय जो है सारे बच्चे वहीं पे पढ़ने जाया करते थे और वो टीचर जो है बड़ी मेहनत से पढ़ाया करते थे, ऐसा हो रहा था क्या? क्या ये शिक्षा तंत्र बहुत अच्छा था और योगी जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में ये खराब हो गया है? अगर ऐसा था तो फिर यानी कि आपकी बात सही है और मुझे तो फिर अखिलेश यादव जी का समर्थन करना चाहिए था। वो भाई साहब तुरंत चुप हो गए, उसके बाद उनके मुंह से जवाब नहीं निकला। खैर फिर एक भाई साहब और आ गए, उन्होंने कहा, वो केजरीवाल के वर्तमान समर्थक हैं, तो उन्होंने ये कहा कि उमेंद्र जी अगर आप शिक्षा तंत्र की बात कर रहे हैं, आप स्कूलों और हॉस्पिटल की अगर बात करना चाहते हैं तो आपको केजरीवाल को ही पसंद करना चाहिए, केजरीवाल ही ये काम कर सकते हैं, देश में अगर कोई स्कूल सुधार सकता है तो केवल केजरीवाल है।
मैंने कहा देखो भैया ऐसा है, तुम आज के बने हुए उनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, और मैं केजरीवाल के साथ स्टार्टिंग डेज में जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी मैंने तब उनके साथ काम किया था और बहुत करीब से उनको मैं जानता हूं, और जितना मैं उनको समझ पाया हूं उनकी स्थिति यह है कि वो 2 रुपए का काम करते हैं और उसके लिए 200 रुपए का विज्ञापन कर देते हैं कि देखो मैंने 2 रुपए का काम कर दिया है। मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूं और मैंने उनके कई समर्थकों से कई बार पूछा, कोई कभी जवाब नहीं दे पाता है। मैं कहता हूं कि अगर आप वास्तव में मानते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक किया है तो यह बताइए कि केजरीवाल का स्वयं का बेटा जब ये मुख्यमंत्री थे और ये वहां पे दिल्ली के हार्ट में रहते थे, है ना, सेंटर में, इनका बेटा वहां से 22-23 किलोमीटर दूर डीपीएस गाजियाबाद में पढ़ने जाया करता था। मेरा सीधा सा प्रश्न है, मुख्यमंत्री साहब ने अगर उत्तर दिल्ली के इतने सरकारी स्कूलों को ठीक करा दिया था तो उनका एक बेटा दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पाया? वो 22-23 किलोमीटर दूर डीपीएस गाजियाबाद में पढ़ने क्यों जाता था? ठीक, चलिए इसके बाद और सवाल मैं पूछ लेता हूं। यह बताइए, वर्तमान में 60 से ज्यादा आपके विधायक हैं, 7 आप मंत्री लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं इनके कितने बच्चे आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? आप जरा एक लिस्ट जारी करिए कि किसके किसके बच्चे किस किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं कई बार इनके समर्थकों से ये बात पूछ चुका हूं लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं देता है, तो इसलिए मैं इनको अच्छे से जानता हूं। ये लोग केवल हो हंगामा करना, केवल विज्ञापनबाजी करना और उसके दम पे अपनी बात को, हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे कर दिया तो बताओ ना, उसका रिजल्ट भी तो दिखे कि आप उसको कितना यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप तो पहले कहा करते थे कि आप ना बंगला लेंगे ना आप गाड़ी लेंगे, आज तो आपने 4-4 कोठियां ले रखी हैं, गाड़ियों की लाइन लगा रखी है। तो खैर इसको अंतहीन डिबेट हो जाएगी फिर अगर मैं उस लाइन पे जाऊंगा, तो मैं उस दिशा में ना जाके मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं कि इन लोग को छोड़ा जाए और हम लोग ये समझें कि हमारा जो वर्तमान शिक्षा तंत्र है इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसमें 2 चीजें 2 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। पहले हम समस्या को ठीक से समझते हैं और समस्या का सही जब हम एनालिसिस कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, तो उसी से हमें समाधान का रास्ता भी दिखाई देगा कि वास्तव में समाधान क्या हो सकता है। तो आइए हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो वर्तमान शिक्षा तंत्र चल रहा है इसकी क्या समस्या है। आम आदमी जो है वो क्यों त्रस्त है, किस चीज से परेशान है, जरा एक, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं एक आम पिता के रूप में, देश के एक जागरूक नागरिक के रूप में और एक अध्यापक के रूप में, क्योंकि मैं स्वयं एक अध्यापक हूं, तो मैं इस चीज को मतलब 16-17 साल से मैं टीचिंग लाइन में ही हूं, तो मैं इस चीज को अच्छे से समझता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में समस्या क्या है। और भाई मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, तो मैं दोनों चीजों को समझ रहा हूं कि हम लोग के समय सरकारी स्कूल अच्छे हुआ करते थे, आज क्या स्थिति हो गई है, क्यों ऐसे खराब हो गए, तो उन चीजों को एनालाइज करते हैं। देखिए मेरा मानना है कि आज का जो वर्तमान पिता है, जो आम नागरिक है, वो 3 तरफा मार झेल रहा है। इस शिक्षा तंत्र की वजह से 3 तरफा मार झेल रहा है और जरा एक एक करके तीनों चीजों को समझिए। पहली चीज देखिए मैंने यहां पे रखी, फर्स्ट, सबसे पहला काम क्या है, उसी के टैक्स के पैसे से ये सरकारी स्कूल चल रहे हैं, है ना, सरकारी स्कूल चल रहे हैं लेकिन व्यर्थ है, परिणाम आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। खुद सरकारी टीचर अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ाना चाहता है, तो आप एक आम आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज दे। तो पहली चीज, उसी के टैक्स के पैसे से ये सरकारी स्कूल चल रहे हैं जिसमें मिनिमम सैलरी जो दी जाती है, स्टार्टिंग सैलरी जो दी जाती है वो 40-45 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी है और ऊपर तक तो न जाने कहां तक जाता है। इतना पैसा दिया जा रहा है फिर भी ये सरकारी स्कूल ठीक नहीं चल रहे हैं, एक तरफा मार। दूसरी, नंबर 2, ये हो गया नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 देखिए दूसरी उसकी क्या प्रॉब्लम है, अच्छे साधन होते हुए, मतलब जो भी अब वो क्या करता है, अच्छे साधन ढूंढने के चक्कर में कि भाई हमारे बच्चे को अच्छे साधन मिले, ठीक ठाक स्कूल हो, प्लास्टर ना टूटा हुआ हो, बेंचेस ठीक हो, तो ये जो संसाधन है उसको वहां पे ठीक मिले, ऐसे चक्कर में वो क्या करता है, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती मतलब एडमिशन कराता है। और वो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, वो पूरी तरीके से लूटा जा रहा है, पूरी तरीके से लूटा जा रहा है। कहीं यूनिफॉर्म के नाम पे, कभी फीस किताब कॉपी के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे, लेकिन बेचारा करे तो करे क्या। उसको तो ये समझ में आ गया है, उसके दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि बच्चा अगर अच्छा नहीं पढ़ेगा, तुम कैसे बाप हो यार, बच्चे को अच्छे स्कूल में भर्ती नहीं करा पा रहे हो हैं, तो तुम मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जो काम वाली है, एक दिन मैंने उसको समझाया
कि भाई तुम अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में पढ़ा दो जहां मैं पढ़ा हूं, है ना। मैं कानपुर का एक सरकारी स्कूल है सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज, मैंने कहा भाई मैं वहां का पढ़ा हुआ हूं, वो वहीं पास में रहती भी है, तो मैंने कहा तुम्हारा घर वहीं पास में, वहां पे अपने बच्चे को एडमिशन करा दो। लेकिन भाई वो उसके लिए नहीं तैयार हुई, कहती सर मैं अभी 4 घर में बर्तन मांजती हूं, मैं 5 घर में बर्तन मांज लूंगी, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी। मैंने कहा ये हालत है, मतलब ये हालत होगी। लोग ये सोचने लगे हैं कि एकदम निकृष्ट स्थिति में है सरकारी स्कूल, हम उसमें अपने बच्चे को क्यों भेजें, हैं? और आप कह रहे हैं कि उसमें मतलब सरकारी टीचर और भर्ती और करा दो। सिस्टम चल ही नहीं रहा है, आप उसमें चाह रहे और सरकारी टीचर डाल दिए जाए और हमारे टैक्स का पैसा उसमें बर्बाद किया जाए, मतलब क्यों, है ना। तो अब समस्या यही है कि सरकारी स्कूल अच्छे चल नहीं रहे, प्राइवेट में वो बच्चे को भेज रहा है, वहां पे लूटा जा रहा है। और आप जरा मजे की बात ये समझिए, वहां उन प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। यदि वास्तव में अच्छी पढ़ाई हो रही होती तो वो अपने बच्चों को, तीसरी समस्या ये देखिए, तीसरी समस्या ये है कि अगर वहां अच्छी पढ़ाई हो रही होती तो वो बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत न पड़ती। लेकिन क्या होता है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, प्राइवेट स्कूल भी जा रहा है, मोटी फीस भी दी जा रही है, और उसके बाद भी बच्चा वहां संतुष्ट नहीं है पढ़ाई से, बच्चे को प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट ट्यूशन भी लगाना पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में बच्चे का 2 गुना समय लग रहा है ना। दोपहर 1 बजे तक 2 बजे तक वो स्कूल में रहता है, सुबह 7 बजे चला गया, 1 बजे 2 बजे तक सरकारी जो प्राइवेट स्कूल है वहां पे पढ़ रहा है। फिर इसके बाद घर आया, थोड़ा खाना वाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, 3 बजे से कोचिंगों में जाने लग गया या ट्यूशन वाले सर आ गए उसके घर पे। अब 3 बजे से लेके 6 बजे तक 7 बजे तक जैसी क्लास है, जैसी उसकी लेवल है, उस लेवल पे उतनी क्लासेस उसकी चल रही हैं। अब 6 बजे 7 बजे तक वो ट्यूशन या कोचिंग करता है, उसके पास कितना समय बच जाता है कि वो सेल्फ स्टडी कर पाए, स्वाध्याय कर पाए। उसके पास कितना समय बच जाता है कि वो पार्क में जाके अपने दोस्तों के साथ थोड़ा खेल भी पाए। सोचिए जरा किस तरीके से हमारा ये शिक्षा तंत्र माँ बाप को भी परेशान किया हुआ है, और हमारे बच्चे जो हमारी अगली पीढ़ी है, जिसको कहा जाता है देश का भविष्य है, वो स्वयं परेशान है। भाई 1 बजे तक 2 बजे तक स्कूल में, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक कोचिंग में, तो ये बेचारा बच्चा पढ़ेगा कब और बच्चा खेलेगा कब, बच्चा इंजॉय कब करेगा? उसकी जिंदगी तो मशीन बनी हुई है। तो हमें और आपको सोचना ही पड़ेगा कि इसका सल्यूशन क्या है, और सल्यूशन यही है कि हम अपना शिक्षा तंत्र सुधारें। बच्चा स्कूल में ही, अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई के साथ सुबह ही पढ़ ले, उसके बाद उसे कोचिंग ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग इस पे बात करेंगे। तो अब जरा समझते हैं एक एक करके। पहले मैं सरकारी स्कूलों पे बात कर लेता हूं, है ना, फिर इसके बाद हम लोग प्राइवेट पे बात करेंगे कि सरकारी स्कूलों व जो सरकारी टीचर्स हैं उनकी क्या समस्या है, उसका क्या समाधान हो सकता है। पहले हम लोग जरा इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज, मेरे अपने कई परिचित सरकारी टीचर्स भी हैं, तो उनसे भी बातचीत होती रहती है, और जब भी बात होती है तो मैं उनसे ये सवाल जरूर करता हूं कि भैया ये सरकारी स्कूल क्यों नहीं ठीक चलते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये कैसे सुधर सकते हैं। तो अभी एक दिन मेरे 2 मित्र हैं, सरकारी टीचर हैं, आए हुए थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो उनमें से एक ने बताया कि भैया मैं खुद पहले एक प्राइवेट स्कूल में था, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था और साथ में तैयारी कर रहा था, और मेरा सरकारी स्कूल में हो गया। अब मैं सरकारी सिस्टम में पहुंच गया। जब मैं सरकारी सिस्टम में पहुंच गया तो जो मैं जब तक प्राइवेट में था तो बड़ी मेहनत से मैं पढ़ाता था। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे अगर अच्छे से नहीं पढ़ाओगे तो निकाल के बाहर कर दिए जाओगे। वहां पे हमेशा आपके सर पे एक तलवार टंगी रहती है कि अगर बढ़िया नहीं पढ़ाओगे तो बाहर कर दिए जाओगे, बाहर लाइन लगी हुई है, दूसरे टीचर को अंदर कर लिया जाएगा। यहां स्थिति यह है, कहता है कि जैसे ही मैं सरकारी में चला गया, मैं खुद जो है एकदम आलसी हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बैठे हुए जो दूसरे टीचर थे वो स्वयं नहीं पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा यार मैं ही क्या पागल हूं, मैं ही मेहनत करता रहूं। तो वो वहां पे पहुंचने के बाद उसने काम करना एकदम मिनिमम कर दिया। तो एक तो बड़ी समस्या यही है कि जो सरकारी सिस्टम में लोग हैं उनके ऊपर कोई तलवार नहीं टंगी होती है, ना कोई उनसे, भाई पहले तो स्थिति ये थी कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी आपकी मर्जी है। वो तो योगी जी ने अभी डंडा कर रखा है कि नहीं भैया वहां पे बायोमेट्रिक लग चुकी है, आपकी अटेंडेंस होगी, और अगर आप नहीं पहुंचे तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी। तो अब इस चक्कर में जाना तो सबने आरंभ कर दिया है, लेकिन जाके वहां पे पढ़ाएंगे ये तो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। वो पढ़ाएंगे अथवा नहीं पढ़ाएंगे ये पूरी तरीके से उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, राइट। तो अभी उस पर और काम करने की जरूरत है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उसी पे आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक उन्होंने और समस्या बताई कि सर एक और हम लोग की दिक्कत ये है कि सरकारी टीचर्स को बहुत सारे ऐसे काम पकड़ा दिए जाते हैं जो उनके लिए नहीं होते हैं, है ना। जनगणना करवानी है तो लो सरकारी टीचर को भेज दिया गया। अगर वोटिंग होनी है, चाहे प्रदेश की वोटिंग हो, चाहे केंद्र चुनाव होते हैं उसकी, लोकसभा की वोटिंग हो, कुछ भी है, सरकारी टीचर्स को लगा दिया जाता है।
या कोई और भी ऐसे सरकारी काम आते हैं बहुत सारे जो कि उनको पकड़ा दिए जाते हैं, जो कि उनको नहीं दिए जाने चाहिए। मैं इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूं। हो सकता है सरकार का ऐसा सोचना हो कि सरकार ये सोचती हो कि सरकारी टीचर खाली बैठा हुआ है, पढ़ा तो रहा नहीं, वहां बच्चे ज्यादा आते नहीं है, तो चलो इनसे यही काम करा लिया जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको पॉजिटिवली सोचिए भाई। अगर हम सिस्टम को सही करने की दिशा में सोच रहे हैं कि सिस्टम को हमें ओवरऑलिंग करनी है, इसको ठीक करना है, तो हमें इसके लिए कुछ और व्यवस्था बनानी पड़ेगी। देखिए प्रदेश है, काम होंगे ही होंगे। मेरा अपना एक इसमें सुझाव है, मेरा यह सुझाव है कि आप एक नया डिपार्टमेंट बनाइए, विविध सरकारी कार्य विभाग, जो भी इस प्रकार के काम आते हैं, जनगणना, मतगणना, जो कुछ भी आता है, ऐसे सभी कामों के लिए आपके पास एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये काम आएंगे ही जो कि रैंडमली कभी भी आ जाते हैं। तो ऐसे रैंडम कामों के लिए आप एक विविध सरकारी कार्य विभाग बनाइए, जिसमें कुछ लोगों को परमानेंट रखा जा सकता है, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जा सकता है, और इस तरीके से ऐसे आए हुए कामों को उन्हें असाइन किया जाए, ना कि सरकारी टीचर्स को, ताकि हम टीचर्स को पढ़ाई के लिए ही पूरी तरीके से फ्री रख सकें। देखिए मैं खुद एक टीचर हूं और मैं समझता हूं टीचर का काम केवल ये नहीं है पढ़ाए, टीचर का काम स्वयं पढ़ना भी होता है, स्वाध्याय करना होता है, स्वाध्याय के बाद अपने आप को तैयार करना होता है एजुकेशन के हिसाब से भी, और स्पिरिचुअली तैयार करना पड़ता है, आध्यात्मिक तौर पे तैयार करना होता है कि वो बच्चों को मोटिवेट भी कर पाए, उन्हें सही दिशा भी दे पाए। तो इसलिए अगर वो उसको थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा तो वो और भी चीजें कर पाएगा कि अगले दिन के लिए बच्चे के लिए तैयारी कर पाए। ठीक, अब इसके बाद मैं आता हूं और कुछ सुझावों पे। जैसे मेरा एक अगला सुझाव यह है कि जितने भी शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के जितने भी स्कूल हैं, मेरा मानना है 75% ऐसे जो शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं, उनको आप तुरंत इंग्लिश मीडियम कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश मीडियम की बात क्यों कर रहे हैं भैया? आप बात करें अथवा ना करें, जो रिक्वायरमेंट है, यदि आप रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम सही नहीं हो पाएगा। रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया ना, आपको मैंने उदाहरण दिया कि मेरे घर की काम वाली जो थी वो भी सरकारी स्कूल में, जो कि हिंदी मीडियम है, उसमें अपने बच्चे को पढ़ाने को रेडी नहीं थी। उसने एक प्राइवेट स्कूल में जो कि इंग्लिश मीडियम है उसमें अपने बच्चे का एडमिशन कराया। तो रिक्वायरमेंट को यदि हम कहें कि हम डिनाई करते रहें, हम डिनाइयल मोड में हमेशा बने रहेंगे, नहीं नहीं ये तो हम नहीं मानेंगे, हम तो हिंदी मीडियम पढ़वाएंगे। अरे भाई, तो जब पब्लिक की रिक्वायरमेंट को आप मैच नहीं कर रहे हैं तो सिस्टम चला के होगा क्या? इसलिए आपको समझना होगा। मैं कह रहा हूं शहरी क्षेत्रों के 75% स्कूलों को, जो सरकारी स्कूल है, उनको तुरंत इंग्लिश मीडियम करिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके भी आप 60% स्कूलों को तुरंत इंग्लिश मीडियम कर दीजिए, है ना। यदि नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, एडमिशन नहीं होंगे, लोग उसके प्रति रुझान नहीं रखेंगे। ठीक, अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कहीं प्लास्टर टूटा हुआ है वो ठीक कराया जाए, कहीं फर्श खराब है फर्श को भी ठीक कराया जाए, बेंचेस टूटी हैं, कोई भी लाइट की प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, उसको ठीक कराना ही होगा। एकदम बढ़िया वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दीजिए, देना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो गार्जियंस हैं, गार्जियंस को धक्का मारा जाए। इवन सरकारी टीचर से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को वहां पे पढ़वाएगा? वो एक पिता है, पहले वो पिता अपने बच्चे के लिए जो बढ़िया से बढ़िया चीज हो सकती है वो बढ़िया से बढ़िया चीज देगा। आप फोर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपको सिस्टम को सुधारना ही होगा, इसलिए मैंने ये सुझाव रखे। अब मैं इसके आगे आता हूं। ठीक, सुझाव तो ये मैंने दे दिए कि कैसे सरकारी सिस्टम सुधरेगा। अब मैं इसके आगे की बात करना चाहूंगा, और वो ये है, जितने भी सरकारी टीचर्स हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी विधायक हैं, जो कोई भी प्रदेश के कोष से जिसको तनख्वाह मिलती है, वो सभी लोगों को ये तय करना होगा कि अगले 2 वर्ष में, 2 वर्ष का मैं समय दे रहा हूं, मैं तुरंत नहीं कह रहा हूं और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी, आज से 7 साल पहले ये रूलिंग आई थी, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब की बात है। तो 7 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना होगा। और कोर्ट ने मात्र 6 महीने का समय दिया था। 7 साल बीत चुके हैं, अखिलेश यादव जी चले गए, योगी जी का भी 5 साल का कार्यकाल निकल चुका है और दूसरा कार्यकाल आरंभ हो चुका है।
अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कोई फोर्सफुली इसको लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 2 महीने बाद ही इसको लगा दीजिए, इसी सत्र से लगा दीजिए, नहीं भाई, मैं तो पूरा कह रहा हूं 2 साल का समय लीजिए, ताकि जो कुछ भी मैंने सुझाव दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है, वो एक विविध कार्य विभाग मैंने कहा वो बनाना है, ताकि टीचर्स को फ्री किया जा सके, सिस्टम को सुधारा जा सके। 2 साल सुधारने के बाद, इसके बाद फिर चाहे डीएम हो या एसएसपी, मंत्री हो या विधायक, सभी के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा, यह तय कर दिया जाए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा उस पर गौर करिए। इसलिए कह रहा हूं कि आपने सिस्टम को एक बार सुधारा, लेकिन क्या यह सिस्टम सही से काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ वॉच पर्सन्स बैठाने होंगे, ऐसे लोग जो वॉच करते रहें। और कौन वॉच करके ऊपर तक रिपोर्ट कर सकता है? जो सरकारी सिस्टम में। भाई अगर डीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, एसएसपी का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, नगर आयुक्त का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, दरोगा का क्षेत्रीय जो दरोगा है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, जो सिपाही है उसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में जा रहा है, जो नगर निगम का बाबू है उसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो भैया सब मिलके उस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश भी तो करेंगे। अगर कहीं से जरा सा प्लास्टर टूटा तो बच्चा आके पिता को बताएगा तो कि पापा मेरी क्लास का जो है प्लास्टर टूट गया। अब वो जो है सरकारी सिस्टम में है, कम से कम वो लोग इस बात का ध्यान देंगे कि भैया वो ठीक कराया जाए, है ना। तो अगर वो लोग ठीक कराएंगे तो जनता को भी इसका फायदा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 साल का समय लीजिए, पहले सिस्टम को ठीक करिए और इसके बाद ये बाध्य कर दीजिए कि 2 साल बाद हर एक सरकारी कर्मचारी, मंत्री, एमएलए, सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना है। इसलिए इन 2 सालों में भी जो चीज की जा रही है, जो कुछ भी प्लानिंग की जा रही है इसको ठीक करने की, ये सारी चीजें ठीक से इंप्लीमेंट की जाए, सिस्टम को सुधारा जाए और उसके बाद सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये मैंने सरकारी स्कूल की बात रख दी। अब मैं बात करूंगा प्राइवेट पे। तो चलिए प्राइवेट पे बात करते हैं। प्राइवेट की पहले समस्या समझते हैं। भाई अभी 2 साल का मैंने कहा 2 साल का समय लीजिए और सरकारी को सुधारिए, और इसके बाद भी सुधरने में क्या समय लगेगा, और जितने सरकारी स्कूल हैं सारे सरकारी स्कूल क्या अभी इतने सफिशिएंट हैं कि देश भर के जितने भी बच्चे हैं, प्रदेश भर के जितने भी बच्चे हैं, उन सरकारी स्कूलों में एकोमोडेट हो सकते हैं अथवा नहीं। तो इसलिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट को खत्म कर देना है, प्राइवेट भी चलेंगे। अरे भाई प्राइवेट कहां खत्म करने की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन प्राइवेट में लूट ना मचे, शोषण ना हो टीचर्स का, उसका सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अब उस पर बात करना चाहता हूं। देखिए प्राइवेट स्कूलों की पहली समस्या यह है कि जितना मन करता है उतना ये लोग, और जब मन करता है तब ये फीस बढ़ा देते हैं। कभी इस नाम पे फीस ले रहे हैं, कभी उस नाम पे फीस ले रहे हैं और ले ही रहे हैं। तो इसलिए इसके ऊपर एक कैप लगनी चाहिए कि भैया ऐसा नहीं जिसका जो मन करेगा वो फीस ले लेंगे। ठीक, दूसरी चीज, किताबों के नाम पे भयंकर लूट मची हुई है भैया। पब्लिशर्स के साथ इनकी सेटिंग है, पब्लिशर्स के साथ इनकी सेटिंग है। और क्या करते हैं, मतलब कि पतली पतली किताबें, इतनी जरा जरा सी किताबें, 650-600 रुपए की किताबें चल रही हैं। और अगर आप क्लास केजी की किताबें लेके आए, पता चला 3000-4000 रुपए की इतना सा बंडल मिलेगा और 3000-4000 रुपए की किताबें हो जाती हैं। तो किताबों के नाम पे भयंकर लूट मची हुई है और पूरा जो है वो प्राइवेट स्कूल और पब्लिशर मिल के ये सेटिंग चल रही है और खूब लूट मची हुई है। तो इस पे रोक लगनी चाहिए। कैसे लगेगी अभी उस पे आगे बात करेंगे, लेकिन पहले भी समस्या काउंट कर ली जाए। अगली चीज, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, फलाना फीस, ढिकाना फीस, इसके नाम पे गार्जियंस को परेशान किया जाता है। भैया तुमने स्कूल खोला है तो डेवलप करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फीस एक बार तय हो गई, जो फीस है गार्जियन वो फीस देगा। अब आप डेवलप करने के लिए हर साल उससे फीस नहीं ले सकते हैं। लाइब्रेरी, अरे भैया स्कूल खोले हुए हो तो लाइब्रेरी तो तुम चलाओगे ना, कंप्यूटर क्लास तो तुम चलाओगे ही ना। अब कंप्यूटर खरीदना है तो उसके लिए अलग से गार्जियन से फीस क्यों लोगे? वो खोलना तुम्हारा काम है ना। और सफिशिएंट पैसा गार्जियन दे रहा होता है। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन देता हूं। अच्छा अभी कैलकुलेशन बाद में रखूंगा, पहले एक लास्ट पॉइंट और गिना दूं। कम वेतन के टीचर्स रखे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं स्थिति यह है कि अब मैं कैलकुलेशन पे आ जाता हूं। एक बच्चे से आमतौर पे जो ये प्राइवेट स्कूल हैं, जो थोड़ा ठीक ठाक स्कूल हैं, 4000 रुपए एक बच्चे से लेते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा, 4000 रुपए एक बच्चे से फीस ली जा रही है। कितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं? 40 से 50 बच्चे वो एक क्लास में पढ़ाते हैं। चलिए 40 बच्चे ही रख लेते हैं। तो 40 बच्चों का मतलब, और 4000 रुपए की अगर आप वो ले लेते हैं, एक बच्चे की फीस ले लेते हैं, 1,60,000 रुपए एक क्लास से आ रहा है। 1,60,000 रुपए। और स्थिति यह है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले कागजों पे कितनी तनख्वाह देते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिकल स्थिति यह है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले 4000, 5000, 8000, 10,000, बहुत ज्यादा दे दिए तो 12-15 हजार रुपए, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रहे हैं।
ये प्रैक्टिकल स्थिति है। अब आप सोचिए, जिसको आप 8,000 10,000 रुपए तनख्वाह देंगे, वो टीचर वहां पे क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? मतलब सरकारी स्कूल का टीचर जो ओपनिंग उसको अमाउंट मिलता है वो 45,000 रुपए 40,000 रुपए उसकी ओपनिंग सैलरी होती है, और यहां पे स्थिति यह है कि वो 10 साल घिस डाले, उसकी तनख्वाह 15,000 नहीं पहुंच पाती है। तो क्या वो प्राइवेट वाला, उसका शोषण नहीं हो रहा है प्राइवेट में? ये भी तो सोचने की जरूरत है। अब कागजों में वो लोग क्या दिखाते हैं, भगवान मालिक है। आप सोचिए, एक क्लास से 1,60,000 रुपए आपको पैसा मिल रहा है, और इसके बावजूद आप उसको 25-30,000 रुपए की एक मतलब अच्छी सैलरी नहीं दे पा रहे। कहां से आपको अच्छा टीचर मिलेगा है कि एक अच्छे लेवल का टीचर आपको मिले? तो होता क्या है कि घटिया लेवल का आप सैलरी दे रहे हैं, तो वैसा ही आपको टीचर मिलेगा, और वैसे ही फिर वहां पे पढ़ाई होगी। तो कैसे प्राइवेट से जो है, प्राइवेट एजुकेशन से कैसे बच्चा जो है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे फुलफिल हो जाएगी? फिर उसके बाद गार्जियंस को अपने बच्चों को जो है प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग की तरफ ले जाना पड़ता है, उनका डबल पैसा लगता है, बच्चों का डबल टाइम लगता है। ठीक, तो इसलिए हमें इन चीजों को समझना होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि आप सोचिए, 1,60,000 रुपए एक क्लास से लेने के बाद हर महीने अगर मान लीजिए एक टीचर जो क्लास टीचर है उसकी सैलरी में हटा दूं 10-15 हजार जो भी ये देते हैं, उसके बाद भी लगभग 1.5 लाख रुपए हर सेक्शन से, एक एक क्लास में 3-3 4-4 सेक्शन चल रहे हैं, एक एक सेक्शन से ये लोग 1.5 लाख रुपए बचा रहे हैं। फिर भी लाइब्रेरी के नाम पे अलग से फीस, कंप्यूटर के नाम पे अलग से फीस, डेवलपमेंट के नाम पे अलग से फीस, और इसके बाद भी ये जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं ये कहलाते हैं कि ये एनजीओ के तहत चल रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं। मतलब इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस चीज को सरकार को समझना होगा। अब ये कैसे सुधारा जा सकता है, मैं जरा उस पे बात करना चाहूंगा। और ये मैं सुझाव पहले भी एक बार भेज चुका हूं केंद्र सरकार को, मैं पुनः आज वीडियो के फॉर्म में सामने रख रहा हूं। और वो ये है, मेरा मानना है कि जिस तरीके से आप समझिए, आपने नाम सुना होगा ट्राई का, TRAI, ट्राई, हाँ, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके अलावा आपने RBI का नाम सुना होगा। ये दोनों संस्थाएं क्या करती हैं? ये ट्राई का गठन क्यों किया गया? ट्राई का गठन इसलिए किया गया कि देश में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वो अपनी तरफ से जो मन करे वो टेरिफ ना लगा सके, अपनी तरफ से जो मन करे वो चार्जेस पब्लिक से जो है वसूल ना कर सके। इसके लिए ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, ट्राई। इसी तरीके से जितने भी सरकारी अथवा प्राइवेट बैंक हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है? यह तय करता है कि कोई बैंक जनता से कितना इंटरेस्ट ले सकती है, वगैरह वगैरह, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उसको तय करने की जिम्मेदारी RBI की है। कोई प्राइवेट बैंक ये चाहे कि हम तो आज से इतना जो है इस पे इंटरेस्ट लेंगे, हम जो है इतना ये छूट देंगे, ऐसे आप नहीं लगा सकते। वो RBI से आपको पास कराना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको इसमें चेंज कर सकते हैं। करेक्ट? मेरा सुझाव यह है कि आपको भी चाहिए, अगर एजुकेशन, भाई आप सोचिए, आप बैंक को रेगुलेट कर रहे हैं, आप टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को भी रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाइए जिसका नाम रखिए आप स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेराई। ठीक, तो ये मेरा सुझाव है कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना बहुत जरूरी है। जिसके क्या काम होने चाहिए? देखिए, मैंने पहला काम ये रखा है कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए, ABC। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कूल है, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आप A कैटेगरी रखिए, फिर B कैटेगरी रखिए, C कैटेगरी रखिए, और C कैटेगरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसका ये C कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि वहां टाट पट्टी पे पढ़ाई हो रही है, उसकी भी अच्छी आप पढ़ाई कराइए। ठीक, इसके बाद हर कैटेगरी के लिए फीस, किताब, कॉपी, ये सारी कुछ चीजें रेगुलेट करने का अधिकार केवल सेराई के पास हो कि कितनी फीस होगी, कितना उनका, भाई जो A कैटेगरी है, हो सकता है बहुत पॉश इलाके के स्कूल हैं, है ना, मतलब बहुत महंगे क्षेत्र के बने हुए स्कूल हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ जमीन महंगी है, बाकी चीज़ें भी महंगी हैं, तो इसलिए वहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा रखी जा सकती है। आप इसी तरीके से चूंकि शहर भी अलग अलग है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक जो है मीडियम क्लास की सिटी है, एक जो है कस्बा टाइप का है, तो इसलिए मैंने कहा आप ABC कैटेगरी के स्कूल बनाइए और उनकी फीस भी उसी आधार पर तय करिए। ठीक, तो आप 3 लेवल की आप फीस बना लीजिए, और उसी तरीके से उनका यूनिफॉर्म, किताबें सरकार तय करे। जो सेराई है, सेराई की जिम्मेदारी है कि वो किताबें तय करे कि ये किताबें इसमें पढ़ाई जाएंगी। प्राइवेट स्कूल अपनी तरफ से जो मन करे वो किताब ना लगा दे कि पतली सी किताब जारी कर दी है, 650 रुपए किताब है, सारे गार्जियंस खरीदें ना। भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूलों को ये अधिकार न दीजिए, वो वहां पे लूट मच जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि सरकारी जो रेट है उस पर सस्ती किताबें छपे, और जो किताबें छप रही हैं,
हम लोग भाई छोटे होते थे तो मेरे भाई के लिए, जो मुझसे बड़ा था, उसके लिए किताब खरीदी गई, मैं भी वही पढ़ रहा हूं, मेरी छोटी बहन उससे पढ़ती थी, उसके बाद मेरा छोटा भाई उससे पढ़ता था, और उसके बाद भी जो बच जाती थी किताबें उसको हम लोग और जो मोहल्ले के बच्चे हैं उनको दे दिया करते थे, जो छोटे और आए, अगली पीढ़ी आई। तो भैया किताबें क्यों बर्बाद की जा रही हैं? यहां होता है हर साल क्या करेंगे, एक चैप्टर बदल दिया, अब वो किताब जो है जूनियर नहीं पढ़ सकता है। अगर मान लीजिए कि छोटा भाई उसी का है, वो नहीं पढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, पब्लिशर से सारी सेटिंग है, तो एक चैप्टर चेंज हो गया, आपको नई किताब खरीदनी है। इसलिए जो किताब तय हो जाए 5-10 साल तक उसको मत बदलिए। अगर कुछ एक आध चीजें बदलनी है तो सप्लीमेंट्री जारी करा दीजिए भाई, क्या जरूरत है पूरी किताब बदलने की। इसके बाद हर स्कूल की अपनी वेबसाइट होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए वेबसाइट, और वेबसाइट पे कुछ चीजें एकदम सभी स्कूलों को जारी करना होगा। क्या क्या? आपको खर्चों का ब्यौरा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अंट संट आपने दिखा दिया कि नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाने के लिए आप फर्जी जो है अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, नहीं। क्या खर्च किया गया है, क्या खर्चा हुआ है, वो उनको वेबसाइट पे देना हो। स्टूडेंट्स का ब्यौरा, क्यों भैया? हर प्राइवेट स्कूल को कुछ बच्चे आरटीई के तहत लेने होते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत, कि ये बच्चे वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो केवल कागजों पे चल रहा है, ना जी। बताइए कौन से बच्चे आपने आरटीई के तहत लिए हैं, ये वेबसाइट पे जारी करना हर स्कूल के लिए अनिवार्य हो। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है टीचर्स का ब्यौरा। टीचर्स का ब्यौरा वेबसाइट पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये तब समझिए एक से एक फ्रॉड हो रहा है। पता चला कि उन्होंने कागजों पे दिखा रखा है कि कोई रामलाल जी यहां पे पढ़ा रहे हैं विज्ञान, है ना, जो कि एमएससी बीएड किए हुए हैं और भी उनकी डिग्रीज दिखा रखी हैं, और सच्चाई ये है कि उन्होंने किसी बीएससी टाइप के लड़के को, किसी और ऐसे ही बच्चे को उन्होंने लगा रखा है जो कि 5,000-8,000 की सैलरी पे पढ़ा रहा है, ठीक, और उसका भी शोषण हो रहा है, उसका भी शोषण हो रहा है, और गार्जियन सोचे उसका भी शोषण हो रहा है। क्यों? वो तो भैया 4,000 रुपए हर गार्जियन फीस दे रहा है, 40 लोग को मिला लीजिए तो 1,60,000 रुपए की उन्होंने फीस दे दी, और सच्चाई ये है कि कागजों पर उन्होंने कुछ दिखा रखा है सरकार को दिखाने के लिए कि हमने बहुत अच्छा टीचर रखा है, और हकीकत में क्या है, उन्होंने कैसा टीचर रखा हुआ है। तो अगर रामलाल जी का नाम वेबसाइट पे चढ़ा है तो रामलाल जी ही पढ़ा रहे हैं, कोई श्यामलाल जी नहीं पढ़ा रहे हैं। यह बात सार्वजनिक रूप से हर गार्जियन को पता होनी चाहिए। टीचर का नाम, टीचर की आप चलिए सैलरी मत डालिए, लेकिन उसकी डिग्री, उसकी फोटो, ये हर स्कूल को जारी करना आवश्यक हो। तो मैंने जो कुछ भी ये सुझाव दिए हैं, मैं चाहूंगा कि जितने भी गार्जियंस हैं, जो भी आम नागरिक हैं, वो इन सुझावों पे भी चिंतन मनन करें। इसके बाद इसको आगे बढ़ाइए। आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी इसमें जोड़िए, और इसके साथ ये सरकार तक बात पहुंचाइए। सरकार से भी मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि इन बिंदुओं पे आप चिंतन मनन करिए और इसको जितनी जल्दी हो सके उसको इंप्लीमेंट कराइए। क्योंकि आप एक बात अच्छे से समझिए, हम सड़कें कितनी भी बना लें, हम पुल कितने भी बना लें, हम मॉल्स, हम बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बना लें, यदि हम अपने देश के, अपने प्रदेश के बच्चों को अच्छा शिक्षा तंत्र नहीं दे पाए तो बाकी सारी चीजें बेकार है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे बच्चे तय करते हैं। और अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए सरकार को इस पे बिना देरी किए हुए त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। और जो कुछ भी सुझाव मैंने दिए हैं, इसके अलावा और भी इसके ऊपर चिंतन मनन किया जा सकता है, लेकिन एक बेस लेते हुए इसको आगे बढ़ा जाए और निश्चित रूप से देश के, प्रदेश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन सिस्टम दी जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां शारदे, जय जय मां शारदे।